गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर संजय अकेडमी में। आज का टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हम लोगों ने माइटोटिक सेल डिवीजन, एमाइटोटिक सेल डिवीजन पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेयोसिस सेल डिवीजन। मेयोसिस सेल डिवीजन पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ ओवरऑल व्यू दे देना चाहता हूँ। माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक मदर सेल जो होती है, इसके न्यूक्लियस का जो विभाजन होता है, इसमें न्यूक्लियस का विभाजन सिर्फ एक बार होता है, ठीक है ना। और इसमें नंबर ऑफ, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 24 होता है। तो जब ये टू डॉटर सेल बनाएगी तो इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? सेम होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 24 होगा। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी? गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी इसमें? 46 होता है। क्या होता है? 46 बोलो या 23 पेयर्स बोलो। कितने होते हैं? अगर हमारा ये माइटोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस दो बार डिवाइड होता है, न्यूक्लियस एक बार डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल बनते हैं, और इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या, गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 46 होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? 46 होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सेल जो है ये बार बार डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो इसको लोग बोलते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन। लेकिन मेयोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम्स की जो नंबर्स हैं, क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स हैं वो आधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं, यानी 23 हो जाते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें कितना हो जाएगा? 23। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हो गया इसमें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इसमें होगा वो 23 होगा। यानी कि ये आधा आधा हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अगर ये 2n है, अगर ये सेल हमारा एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस जो है हमारा ये इस तरह से है और इसमें क्रोमोसोम संख्या 46 है या 23 पेयर्स है, तो डॉटर सेल जब ये बनाएगा मेयोसिस सेल डिवीजन में तो ये हैप्लॉइड हो जाएंगे। मतलब कि दो डॉटर सेल बनेंगे, लेकिन क्या बनेंगे? आधे आधे बनेंगे। क्या बनेंगे? आधा का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बनेंगे, यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें रहेंगे। इसको हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं, लेकिन इस डिवीजन को लोग बोलेंगे हैप्लॉइड सेल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आधा हो जाता है। इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अर्धसूत्री विभाजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडक्शन, यानी कम हो गया। देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गया? कम हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है ना। तो इसमें मोटा मोटी बात यह है कि क्रोमोसोम्स की संख्या जो है जब डिवीजन होता है मेयोसिस सेल डिवीजन में, तो सेल मदर सेल जो है, मदर सेल जब वो डिवाइड होती है तो जब डॉटर सेल बनाएगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाएंगे, जिस वजह से इसको हम लोग डिप्लॉइड सेल बोलते हैं, हैप्लॉइड भी बोलते हैं, हैप्लॉइड डिवीजन भी बोलते हैं, रिडक्शन सेल डिवीजन भी बोलते हैं, मेयोटिक सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक ना है। ये होता कहाँ है? इस तरह का डिवीजन कहाँ होता है? इस तरह का डिवीजन जो होता है वो प्रजनन अंगों में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं, ठीक ना है। चलिए अब इसको मैं आपको डिफिनेशन के साथ समझाता हूँ। बच्चों, मेयोसिस सेल डिवीजन, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि मेयोसिस सेल डिवीजन वो विधि है जिसमें गुणसूत्र द्विगुणित गुणसूत्र यानी 46 की संख्या वाली एक मात्र कोशिका के केंद्रक में लगातार दो बार विभाजन के फलस्वरूप अगुणित गुणसूत्र यानी 23 की रचना वाली 4 पुत्री कोशिका उत्पन्न होती है, उसे हम लोग मेयोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। ये कहाँ होता है? यह प्रजनन अंगों में, यानी कि जनन कोशिकाओं में, रिप्रोडक्टिव सेल में होती है। इसको ये जो है हमारा इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, मियोसाइट्स में होते हैं। देखो सजीव में कहाँ पे होते हैं? ये मियोसाइट्स में होते हैं। क्या होते हैं? मियोसाइट्स की सेल्स में होती हैं। मियोसाइट्स जो है ह्यूमन में दो तरह के होते हैं। पहला होता है oocytes और oocyte क्या बनाता है? oocytes बनाता है हमारा ओवम। oocytes क्रिएट ओवम और स्पर्मोसाइट
स्पर्मोसाइट्स। स्पर्मोसाइट्स क्रिएट स्पर्म, ठीक ना। तो ये कहाँ होता है? म्यूकोसाइट्स कोशिका में होती है। आप लोग ये उत्तर भी लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। यह विभाजन रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। तो फीमेल में क्या होता है? oocytes, और फीमेल, ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है। मेल में स्पर्मोसाइट्स क्रिएट होता है, स्पर्म करता है, और ये फीमेल के लिए। फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक मदर सेल है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। इसमें क्रोमोसोम्स की जो नंबर्स है वो कितने होंगे? 46। क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होंगे? 46, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है कोशिका विभाजन जब होगा तो पूरा सेल बनाएगा। बनता तो 4 है, लेकिन पहले देखो इसके दो डिवीजन के 2 प्रोसेस होते हैं। 2 बार ये होता है, डिवीजन के साथ 2 बार होता है। इसलिए हम अभी 1 बार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी 1 ही बार कर रहे हैं हम। तो देख रहे हैं कि हमको 2 न्यूक्लियाई वाले डॉटर सेल बने हैं, जिसमें न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? 23। और इसमें भी कितने होगा? 23। अगर ये 2n है तो ये क्या हो जाएगा? n और n, ठीक है ना। तो ये तो कोशिका डिवाइड हुई, तो ये क्या करेगी? अभी तो ये पूरा हुआ नहीं, ये तो सेल बन नहीं सकता। ये तो अभी हमारा क्या बना? या तो स्पर्म बना या ओवम बना। क्या बना? स्पर्म बना या ओवम बना। ओवम का सेल कितना होता है? n मान लेते हैं इसको। स्पर्म को भी हम लोग n मान देते हैं। यहाँ से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कैसे एक जिंदगी, कैसे एक जीव दुनिया में आती है, वो हम बताने आ रहे हैं आपको। तो देखिए, ये होता है, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पर्मोसाइट्स को, स्पर्म को भी n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिर्फ अभी n आया है। क्या आया है? मान लो यही ओवम है। क्या है ये ओवम है। ये एक ओवम का सेल है, ठीक है ना। या फीमेल एक सेल है, फीमेल एक सेल यही है, ओवम है। ये एक ओवम है। तो ये अब ये को यहाँ पर एक और मान लीजिए, एक हमारा एक और मदर सेल आया, ठीक है ना। अब इधर से क्या होगा? इससे अब दो डॉटर सेल बनेंगे। एक ये बना और एक ये बना, ठीक ना। ये 46 वाला है। क्या है? ये 46 क्रोमोसोम्स वाला एक मदर सेल है। क्या है? 46 क्रोमोसोम्स वाला एक मदर सेल है। इसमें 46 है। इसमें कितना होगा? 23। इसमें कितना होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23, ठीक ना। याद रखिए, ध्यान से रखिए। अब क्या होता है? ये भी क्या है हमारा? ये मान लीजिए n सेल है, ये भी मेरा क्या है? n सेल है, और ये कितना है? 2n है। अब देखिए, मान लीजिए ये स्पर्म है। क्या है? देखिए, मैं स्पर्म बना रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। इस चीज को ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये ओवम का एक सेल है, एक तो इतना बड़ा, यही जो है ना, ये एक सेल है ओवम का, ये वाला, ठीक है ना। इसमें क्या है? मेरा n है, यानी 23 है नंबर, ठीक है ना। और ये मेरा एक बड़ा सा बन जाएगा यहाँ पर, इस तरह से मान लीजिए स्पर्म। ये भी क्या होता है? ये 23 होता है। मान लीजिए ये n सेल है और ये n सेल है। जब ये दोनों, फीमेल का एक सेल, ओवम का एक सेल n और स्पर्म का, मेल का स्पर्म सेल n, जब ये मिलेंगे तभी हमारा एक नया सेल बनेगा, जिसके अंदर क्रोमोसोम संख्या कितनी होगी? 46। कितनी होगी? 46। ये जो जीव बना मेरा, एक नया जीव बना, ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये जाइगोट बनेगा, इसके अंदर ग्रो होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन इसके बाद होगी। पहले जीव बनता है, पहले मियोसिस क्रिया होती है, उसके बाद माइटोसिस क्रिया, पूरा जीवन होता रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। देखिए, चार क्रोमेटिड्स बन गए ना, 4 डॉटर सेल बन गए ना, 1 2 3 4 डॉटर सेल बनते हैं। 1 2 3 4, ये मेल का है मान लीजिए, और ये फीमेल का है, ठीक है। तो मेल में देखो, तभी ये न्यू सेल बना। क्या बना? न्यू डॉटर सेल बन गए, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, 23 नंबर क्रोमोसोम्स और ये दोनों ही मिलके हमारा एक परफेक्ट सेल बनाता है, जो कि इसको हम बोल सकते हैं जाइगोट। क्या बोल सकते हैं? जाइगोट। अब यही जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। अब ये ग्रो करेगा,
माँ के पेट में 9 महीना के बाद बेबी बन जाता है, यही ग्रो करता है, ठीक है ना। यही ग्रो करके क्या हो जाता है, हमारा जाइगोट बनता है। तो इस तरह से हमारा मियोसिस सेल डिवीजन होता है। पहले हमारी लाइफ में मियोसिस सेल क्रिया होती है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, उसके बाद माइटोटिक सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो ओवरऑल व्यू हो गया। हाँ, इसको हम पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। इसमें कितने फेजेस होते हैं, इसमें भी होता है हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। चलिए आपको फेज के माध्यम से बताएंगे किस प्रकार से क्रोमोसोम्स का उत्पत्ति हुई, क्रोमोसोम्स किस प्रकार से अटैच होते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, और कैरेक्टर नया न्यू कैरेक्टर बनता है, कैसे माता पिता का कैरेक्टर वाला दोनों का मिला हुआ एक न्यू कैरेक्टर बना जीव बनता है। ये सब डिटेल मैं आपको बताता हूँ। चलिए बनाते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन को ओवरव्यू बताने के बाद मैं इसके आपको फेजेस बताता हूँ। आपको अगर फेज में प्रोफेज समझ में आ गया तो आपको बाकी फेज आसानी समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप मेरे पुराने वीडियो में मियोसिस सेल डिवीजन भी देखे होंगे, तब आपको बात सब जरूर समझ में आ जाएगी। चलिए मैं दिखाता हूँ कि मियोसिस सेल डिवीजन का फेजेस कैसे होते हैं। तो मियोसिस सेल डिवीजन का फेज भी मियोटिक सेल डिवीजन की तरह प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज की तरह होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस का विभाजन, न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है। इसलिए प्रोसेस भी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार करेंगे। एंड इसको हम लोग बोलेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। ये हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन 1 बार। अब हम लोग इसे लिखेंगे दूसरा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। अभी मैं आपको प्रोफेज 1 में क्या क्या घटनाएं होती है, किस प्रकार का हमारा क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस किस प्रकार से डिवाइड होता है, क्रोमोसोम्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्रोमोसोम्स कैसा दिखता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जो अभी हम लोग मियोसिस सेल डिवीजन का फर्स्ट पार्ट यानी मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1 हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोफेज 1 में कौन कौन सी घटनाएं होती है, क्या क्या चेंजेस होता है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो प्रोफेज मियोसिस सेल डिवीजन में मियोसिस 1 डिवीजन हम लोग पढ़ रहे हैं। मियोसिस 1 डिवीजन सबसे लंबा फेज होता है। प्रोफेज 1 जो है मियोसिस 1 का सबसे लंबा फेज होता है। इसमें कुछ न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं। किस तरह के बदलाव आते हैं मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये होता है, पहला स्टेप होता है लेप्टोटीन। इसमें क्रोमोसोम्स जो है वो हमारा पहला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा बना रहता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। लेकिन बाद में कुछ देर के बाद ये क्वाइल होते हैं, क्या होते हैं, क्वाइल हो जाते हैं, संघनन हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर सेंट्रोमियर है, ठीक है ना, यहाँ पर सेंट्रोमियर है। अब क्या होता है नेक्स्ट पेयर में, ये जाइगोटिन पेयर में रहते हैं। नेक्स्ट में क्या बनता है, जाइगोटिन पेयर। जाइगोटिन मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम जो है पेयर में आ जाते हैं। इसको हम लोग बाइवैलेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखो यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स का ये क्रोमोसोम्स है और इसके 4 भुजा हैं। यहाँ पर सेंट्रोमियर है, बोलो, यहाँ पर सेंट्रोमियर है, इसके 4 भुजा है, यानी 4 सिस्टर है। इसमें 4 सिस्टर है, दो क्रोमेटिड्स ऊपर में है, 2 क्रोमेटिड्स नीचे में है। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स हम लोग इसको बोलेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स कहाँ बनता है, तो सिस्टर क्रोमेटिड मियोसिस 1 डिवीजन में प्रोफेज के सब फेज जियोटीन में बनता है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब आता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक और इसका एक, ये दोनों होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखो ये दोनों अलग अलग हैं, ये तो सिस्टर क्रोमेटिड्स है दोनों, लेकिन इसके जो क्रोमेटिड्स है ये 4 में से 2 अलग अलग, ये रेड कलर का और ये ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये भी क्वेश्चन पूछता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहाँ बनते हैं, कब बनते हैं। तो ये मियोसिस 1 फेज डिवीजन में प्रोफेज के जाइगोटिन फेज में बनते हैं। अब
आता है पेचिटिन। पेचिटिन क्या होता है? पेचिटिन में है सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ये आपस में क्या होते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर करने से क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर करने से जो जीन का कैरेक्टर है, जो डीएनए का कैरेक्टर है, जो क्रोमोसोम का कैरेक्टर है, वो एक्सचेंज होता है। एक पेरेंट्स मेल और फीमेल के जीन से क्या होता है? एक्सचेंज होते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं, यही इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं क्याज्मा। क्या बोलते हैं? ये जो एक्स मिला है इसको बोलते हैं हम लोग क्याज्मा। क्याज्मा या क्याज्मा मेटा, क्याज्मा मेटा, क्याज मेटा, ठीक है ना? क्याज्मा मेटा, क्याज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं पहले? क्याज्मा बोलो, क्याज्मा, क्याज्मा मेटा, ठीक है ना बच्चों? पेचिटिन में सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है क्रॉसिंग ओवर, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रॉसिंग ओवर करते हैं और कैरेक्टर का आदान प्रदान करते हैं। देखिए क्रॉसिंग ओवर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलेंगे इसको? इस कैरेक्टर को क्या बोलेंगे? जब दो क्रोमैटिड्स आपस में दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? क्रॉस कर जाते हैं, इस इंसिडेंट को बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर। अब देखो क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है? कैरेक्टर का आदान प्रदान होता है। ध्यान से देखिए, इस तरह का एक्स बनाएंगे हम, तो देखो यहाँ पर ये एक्स बना है ना, इसमें क्या हो रहा है? जो सिस्टर जो दो नॉन क्रोमैटिड्स थे उसका कैरेक्टर रेड में आ गया है और ब्लैक का रेड का कैरेक्टर ब्लैक में चला गया है। इस पोजीशन को हम लोग बोलते, इस तरह के केस रिलैक्सेशन को बोलते हैं हम लोग क्याज्मा मेटा। क्या बोलते हैं? क्याज मेटा। क्या बोलते हैं? क्याज मेटा। उसके बाद डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है? अब ये लोग हटने का मतलब कि ये सेपरेट होने के कगार पर रहते हैं, लेकिन पूरे तरह सेपरेट नहीं होते हैं। ये हल्का सा टच में रहते हैं, कोने पे टच पर रहते हैं और इस तरह से हमारा अब क्या होता है? प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद प्रोफेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटाफेज। मैं आपको बताया था कि मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज सेम प्रीवियस की तरह मेटाफेज की तरह है, जिसको हम लोग आगे बताएंगे। लेकिन ये हमारा प्रोफेज सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग मालूम चलता है कि किस प्रकार क्रोमोसोम्स जो है किस प्रकार थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ये क्वाइल होकर क्रोमोसोम्स एक साथ रिश्ता बनाता है, फिर जाइगोटिक पोजीशन में आकर ये पेयर बनाते हैं। इसको बाइवैलेंट पेयर बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हमको नजर आती है। अब पेचिटिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। इसमें मेरा क्रोमोसोम मोटा हो जाता है, इसमें कैरेक्टर का आदान प्रदान होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है और जब क्रॉसिंग ओवर जाती है, कैरेक्टर आदान प्रदान हो जाता है, उसके बाद ये पोजीशन आता है, इसको हम बोलते हैं क्याज्मेटा। इसमें जो है क्रोमोसोम्स क्या जो कैरेक्टर है वो आदान प्रदान हो गया है, कैरेक्टर आदान है, गुण आदान प्रदान हो गया है। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि पेरेंट्स का जो है वो कैरेक्टर आदान प्रदान हो गया है न्यू सेल के अंदर। और डिप्लोटिन में क्या होता है? अब ये जो क्रोमोसोम से अलग होने के तैयार पे कैरेक्टर ये सेपरेट होने वाले हैं, लेकिन पूरी तरह सेपरेट नहीं होते हैं, सटे रहते हैं। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं प्रोफेज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मेटाफेज पे चलेंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे वीडियो चैनल मास्टर अकेडमी में। आज का टॉपिक है हमारा मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस में हम लोगों ने प्रोफेज 1 पढ़ लिया था, ठीक है ना? इसमें हम लोगों ने बताया था प्रोफेज 1 में कि हमारा क्रोमोसोम्स किस आकार का होता है, कैसा रूप धारण कर लेता है, फिर क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं और कैरेक्टर का आदान प्रदान करते हैं, क्याज्मेटा बनाते हैं। तो ये सब सारी सिचुएशन मैंने पिछले वीडियो में बना दिया था। अब हम लोग करेंगे उसके आगे का स्टेप, यानी कि प्रोफेज 1 के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि जिसको प्रोफेज 1 समझ में आ गया, बाकी का फेजेस बहुत आसान है। जैसे हमारा नाइट्रोजन का डिवीजन हो रहा था, वैसे हमारे का डिवीजन करेंगे। जैसे कि मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में हमारा स्पिंडल फाइबर बनता है, तो यहाँ पर भी सेंट्रियोल रहेगा और हमारा स्पिंडल फाइबर फेंक देगा। ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल रहेगा, सेंट्रियोल क्या करेगा? स्पिंडल फाइबर देगा, स्पिंडल फाइबर फेंक देगा। स्पिंडल फाइबर क्या होगा? एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे ताकि ये स्पिंडल फाइबर बनाएंगे और स्पिंडल फाइबर को मजबूती प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। और फिर ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से लगा हुआ रहता है। क्या रहता है? क्रोमोसोम से लगा हुआ रहता है और इनको मजबूती प्रदान करता है। ये क्रोमोसोम, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये इनको पोल की ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? पोल की ओर आकर्षित करते हैं। और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, देखिए ध्यान से। स्पिंडल फाइबर जो है बना हुआ है और जैसा कि हम लोग पहले भी स्पिंडल फाइबर के बारे में बात किए थे कि ये जो है क्रोमोसोम्स का स्टडी के बारे में, इसी अवस्था में हम लोग क्रोमोसोम्स के स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। और ये जो हमारा स्पिंडल फाइबर है, ये जो हमारा स्पिंडल फाइबर है,
ये जो है इनको स्पिंडल फाइबर जो है ये क्रोमोसोम्स को खींचने का काम करता है, ग्लू पर आने का काम करता है, ठीक ना है स्पिंडल फाइबर। और ये जो है इनको मजबूती प्रदान करता है, अपोजिट पोल पर अट्रैक्ट करता है, जो कि देखिए हमारा इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको हम एनाफेज में। एनाफेज जब बोलेंगे हम लोग एनाफेज 1, इसमें क्या होता है एनाफेज 1 में पोल जो है पोल पे स्पिंडल फाइबर जो है अब हल्का हल्का डिसअपियर होने लगेंगे। क्या होंगे? हल्का हल्का डिसअपियर होने लगेंगे। यहाँ पर बना दीजिए, सेंट्रियोल बना दीजिए आप। ऐसे देखिए ये जो है सेंट्रियोल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मेटाफेज में। अब जो है सेंट्रियोल का काम खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे नेक्स्ट फेज में गायब होने लगेंगे और स्पिंडल फाइबर भी धीरे धीरे हमारा गायब होने लगेगा। लेकिन स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? ये जो है इनको पोल की ओर आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? पोल की ओर आकर्षित करेंगे, इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ठीक है ना। ये भी पोल की ओर आकर्षित होंगे और ये कनेक्टिविटी रहेगी इसको मजबूती प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। हल्का हल्का हम लोग डॉट दे देंगे, ठीक है। अब देखिए पोल को आकर्षित कर रहा है ना, फेज की खासियत यही है कि इसमें क्या होता है अब जो है यहाँ पर ये पोल की ओर आकर्षित हो जाएंगे, पोल की ओर चले जाएंगे और लास्ट में हमारा ये हो जाता है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? मैं यहाँ पर टीलोफेज में कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। मैं यहाँ पर साइटोकाइनेसिस बना दिया हूँ, मैं इसको बताऊँगा आपको कैसे। देखिए तो यहाँ पर ये पूरा टीलोफेज में ये चला गया है। टीलोफेज 1 में हमारा क्या हो गया है? यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हल्का हल्का आने लगता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोलस पूरा गायब होता है, सेंट्रियोल पूरा गायब हो गया है, हल्का हल्का न्यूक्लियस आने लगता है। इसमें भी वही करेंगे और हमारा इसको देखिए हम क्लीवेज छोटा पार्ट बनाता हूँ। देखो यहाँ पर मैं छोटा पार्ट बनाता हूँ, मोल क्लीवेज होते हैं, मोल क्लीवेज कर देंगे। देखिए ये होता है क्लीवेज पार्ट, ठीक ना। इसके बाद क्या होता है? ये यहाँ पर दो गो हमारा और भी देखो ये पार्ट एक मिनट बना दो। मैं यहाँ पर साइटोकाइनेसिस में कर दिया हूँ। मैंने क्या मैंने यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर दिया हूँ। देखो मैं तो सर क्लीवेज बनाएंगे हम। साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। क्लीवेज इसको लोग बोलते हैं क्लीवेज फरो। क्या बोलते हैं? क्लीवेज फरो से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस सिस्टम से क्लीवेज फरो बनता है। यहाँ पर हम याद करेंगे आप क्या हल्का हल्का न्यूक्लियोलस, फिर ये दो कैरेक्टर हमें पेरेंट सेल के कैरेक्टर है। ये सब क्रोमोसोम्स है जो कि ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद कैरेक्टर का क्या होता है? हमारा आदान प्रदान होता है, न्यू कैरेक्टर बनते हैं, न्यू जीव बनते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर से जो हमारा कैरेक्टर बना है वो यहाँ पर हमारा न्यू बेबी के रूप में आ गया। अब इसी न्यू बेबी में क्या है? न्यू बेबी सेल में क्या है कि माता पिता कैरेक्टर ट्रांसमिशन हो चुका है, ठीक है ना। इस तरह से बनाएंगे इसको और थोड़ा हम इसको और करेंगे तो ये क्या होगा? और ये सट जाएगा, जैसे ऐसे बनेगा। देखो बेटा ऐसे बन जाएगा। दो छोटा सा मैं यहाँ बना दें, ये दोनों अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये दोनों और भी ये सटेगा। क्या सटेगा? ये और भी ये सटेगा और सटकर जो है ये पूरा यहाँ से ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। यही चीज़ मैं यहाँ बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। आप लोग भी कोशिश करना, ठीक है। मैंने क्या किया है? मैंने बस साइटोकाइनेसिस में मैंने यहाँ बना दिया है। अब ये मेरा दो डाटा सेल बना है, फिर से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, और यहाँ पर न्यूक्लियस आ गया है, न्यूक्लियोलस आ गया है और हमारा जो ये जो है अब ये क्या हो जाएगा? कॉइलिंग था ना, ये अलग अलग रूप में या इस तरह से बदल जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना।
और यहाँ पर तो लाल करेक्टर दे देते हैं। ये हो गया। अब इसमें भी अच्छा ये हैप्लॉइड है, ध्यान रखिएगा। ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है इसमें भी और इसमें भी है। ये हमारा हो गया डाटर सेल। ये मियोसिस सेल डिवीजन का प्रोफेज 1 का हमारा ये हो गया 2 डाटर सेल। ठीक है ना। चलिए ये हमारा प्रोफेज, यहाँ पर मेरा मेटाफेज 1 कंप्लीट हुआ। मैं अब इसको मेटाफेज 2 बताऊंगा। इसमें न्यूक्लियस का 2 बार डिवीजन होगा, 2 बार डिवीजन होगा। ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब ये दोनों डिवाइड होंगे और 4 न्यूक्लियाई बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये हैप्लॉइड सेल है, क्या है इसमें बोलेंगे हम लोग हैप्लॉइड सेल। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, इसमें भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसे भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। और ये हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 23 और 23, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब मेटाफेज 2 करेंगे। बच्चों मेटाफेज 1 पढ़ने के बाद अब हम लोग को मेटाफेज 2 पढ़ना है, यानी मियोसिस 2 पढ़ना है। मियोसिस 2 को हम लोग M2 भी बोलते हैं। मेटाफेज 1 के बाद रेस्टिंग स्टेज होता है, जिसमें जो है न्यूक्लियस 2 बार डिवीजन होने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस 2 बार डिवीजन होती है। देखिए मैं यहाँ पर 2 बार न्यूक्लियस को डिवाइड करके दिखाऊंगा। और हमारा 4 मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिका यानी 4 डिप्लॉयड सेल बनेंगे, न्यूक्लियस बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माइटोसिस 2 में या मियोसिस 2 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस जो बन गया हमारा प्रोफेज में, इसको हम से एक्सप्लेन करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले क्या करते थे। देखिए यहाँ सेंट्रियोल बन गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो रहा है और क्रोमोसोम्स जो है वो क्या क्वाइल स्ट्रक्चर में आ गए हैं और ये एक्स क्रोमोसोम्स का नाम एक्स का आकार धारण कर लिया है। सेंट्रो ए जो है पूरा इस तरह से हमारा एक न्यूक्लियस हो जाता है, न्यूक्लियोलस बन जाता है। इसमें हमारा हल्का हल्का ये जाने प्रोफेज 1 में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हल्का हल्का जाने लगता है, न्यूक्लियोलस हल्का हल्का गायब हो जाता है पूरा। अब इस तरह का हमारा शेप बन जाता है। सेंट्रियोल जो है पोल पे आ जाते हैं, इसको हम लोग सेंट्रियोल बोलेंगे, सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रियोल जो है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है हमारा प्रोफेज 2 में। प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम्स जो है वो जो है क्वाइल से अनक्वाइल से क्वाइल हो जाएंगे, इस तरह का रूप धारण कर लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है, इस तरह का रूप धारण कर लेते हैं। और अब हम लोग करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं करूँगा क्योंकि सारा स्टेज मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर चुका है। अब हम पढ़ेंगे मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में भी सिमिलर पहले की तरह ही स्पिंडल फाइबर बनते हैं विद द हेल्प ऑफ पोल। यहाँ पर देखिए सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल यहाँ बन जाएगा। सेंट्रियोल बनने के बाद ये सेंट्रियोल जो है ये धागा फेंकेगा, यानी कि स्पिंडल फाइबर फेंकेगा। स्पिंडल फाइबर फेंकेगा जो कि क्रोमोसोम्स को मजबूती देंगे, स्पिंडल फाइबर को मजबूती देगा। और ये जो है बाहर से भी एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा ताकि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, मजबूती प्रोवाइड करे। और इसी मेटाफेज 2 में हम लोग क्रोमोसोम्स को आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके गुण के बारे में देखिए यहाँ पर गुण दिखाई दे रहा है कि क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटोरियल फेज में आ गए हैं, इक्वेटोरियल में आ गए। क्या हो गया इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट में आ गए हैं, ठीक ना। उसके बाद इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें भी वही केस होगा, मतलब 2 बार न्यूक्लियर विभाजन होगा। कितना बार होगा, 2 बार न्यूक्लियर विभाजन होता है। मियोसिस 2 में 2 बार न्यूक्लियर, इसलिए इसका 2 दिया गया है। न्यूक्लियस 2 जो है मियोसिस में हमारा 2 बार न्यूक्लियस का विभाजन होगा। यहाँ पर भी हम लोग अपना सेंट्रियोल बना देते हैं ताकि हमें समझ में आए। सेंट्रियोल जो है इसमें ताकत देता है, ये स्पिंडल फाइबर है। क्या है ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ से भी कनेक्टेड है और इस क्रोमोसोम्स के साथ भी इस तरह से लगा हुआ रहता है।
ठीक है ना। आगे के स्टेजेस में स्पिंडल फाइबर जो हल्का हल्का गायब होना शुरू हो जाता है। देखिए आगे के स्टेज में स्पिंडल फाइबर हल्का हल्का गायब होना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरा अच्छा से बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। ये पूरा एकदम अभी पूरा स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है, ये लोग पूरा स्ट्रॉन्ग है। इसमें अभी डॉक्टर लाइन से नहीं बनाएंगे हम लोग, एनाफेज डॉक्टर लाइन से बना देंगे, ठीक है ना। इसका अपने से बनाइएगा, पूरा डीप में बनाइएगा स्पिंडल फाइबर को। इसमें मेटाफेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग चलेंगे एनाफेज में। एनाफेज का मतलब होता है अट्रैक्शन फ्रॉम वेयर, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पोल। पोल बना देंगे यहाँ पर पोल बना देंगे। पोल हमारा यहाँ पर है ही। अब ये जो अट्रैक्शन है हमारा पोल की ओर होगा। अब इसमें जो है ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का काम खत्म होने लगता है। स्पिंडल फाइबर जो है हमारा हल्का हल्का जो है गायब होने लगता है। और ध्यान दीजिएगा कि सर आप इस तरह से हम यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर साइटोकाइनेसिस कर दिया हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का भी, मतलब कि सेल वॉल का हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने भी बना दिया। मैंने साइटोकाइनेसिस का भी विभाजन हम कर रहे हैं, मैंने साइटोप्लाज्म विभाजन भी यहाँ पर मैं संग कर दे रहा हूँ, ठीक ना है। ध्यान से देखिए, अब इसको टोटल लाइन से बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर इस केस में हम लोग जो है स्पिंडल फाइबर को टोटल लाइन से बनाएंगे। ये इसको अट्रैक्ट करेगा पोल की ओर। ये क्या कर रहा है, पोल की ओर जा रहा है, और ये इस पोल की ओर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये इस पोल की ओर आ रहा है। तो देखिए ये सब क्या होगा, पोल की ओर अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, पोल की ओर। ये जो न्यूक्लियस, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, दोनों ये इस पोल की ओर आएगा, और ये जो न्यूक्लियस है इस पोल की ओर आएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। सेम चीज हमारा यहाँ पर भी होगा, एनाफेज 2 में भी, ठीक है ना। आपको ये फिगर बनाना है, फिगर आप बनाते हो तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टीचर समझ जाएंगे कि आपको आता है, इसलिए आप लोग इस तरह से एक्सप्लेन करिएगा। फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है इसमें। और इसमें देखिए इसको स्पिंडल फाइबर को टोटल लाइन से बनाएंगे, क्योंकि इस अब यहाँ पर एनाफेज में स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे गायब होने लगता है। और स्पिंडल फाइबर क्या करता है, क्रोमोसोम्स को पोल की ओर आकर्षित कराता है। क्या करता है, पोल की ओर आकर्षित कराता है, ठीक है। चलिए इसको फिर से हम एरो बना देते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स है, देखिए कैरेक्टर शेयर कर चुका है ये लोग, और इस पोल की ओर आ रहे हैं। कैरेक्टर शेयर कर चुके हैं माता, दो पेरेंट, ये पेरेंट कैरेक्टर शेयर कर चुके हैं माता पिता का, और जीन जो है इस तरफ आ रहा है, डीएनए यहाँ बन रहा है। चलिए अब डीएनए बनाते हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें, ताकि लास्ट स्टेज है हमारा जो है वो टीलोफेज, ठीक है बच्चों। लास्ट फेज हमारा था टीलोफेज। देखिए टीलोफेज में हम लोग क्या करेंगे, 4 डाटा सेल हमारा बन गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज के बाद हमारा लास्ट फेज है टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में 2 बार न्यूक्लियस हैप्लॉइड से 2 बार डिवाइड होके 4 हैप्लॉइड डाटा सेल बनाए, ठीक ना। इसे अनेक इसमें भी 23 नंबर क्रोमोसोम्स है, 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 यानी 4 हैप्लॉइड डाटा सेल बने, 4 टोटल सेल बनता है, ठीक ना। इसमें वही न्यूक्लियर में दिखाया जाता है, क्रोमोसोम जो है वो कॉइल से अनकॉइल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, देखो पहले ऐसा था ना, पहले क्या होता है, लोग इस शेप में रहते हैं, कॉइल शेप में रहते हैं। क्या रहते हैं, कॉइल शेप में रहेंगे, लेकिन इस तरह से रहेगा। देखो मैं एक चेयर बना रहा हूँ, मैं एक का बना रहा हूँ, देखो मैं एक का बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक का बन गया ये वाला, तब क्या होगा, ये धीरे धीरे अब ये जो है कॉइल है ना, ये अनकॉइल हो जाएगा, ये सुलझेगा। क्या होगा, ये से सुलझ जाएगा, ये से क्या हो जाएगा, सुलझ जाएगा, कॉइल हो जाएगा कुछ टीलोफेज में। और यहाँ पर रेड ये जो अलग कलेक्टर है ये भी आ जाएगा, ठीक ना। और साइटोप्लाज्म जो है हमारा यहाँ पर चारों तरफ आ जाएंगे, पूरा भर जाएगा, और यहाँ से हम लोग न्यूक्लियो मेम्ब्रेन भी बना देंगे। यही चीज मैंने यहाँ बनाया है। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 23 नंबर क्रोमोसोम की संख्या होगी। इस तरह से हम लोग मियोसिस को कंप्लीट किए, और इसमें हमारा जो है 4 हैप्लॉइड डाटा सेल बना, ठीक है ना। इसमें 4 अर्धसूत्री वाले 4 डाटा सेल बने। हैप्लॉइड मतलब अर्धसूत्री वाले 4 डाटा सेल बने। इस प्रकार से हम लोग, और यही अर्धसूत्री 4 में से 2 डाटा सेल बनाएंगे 2n। क्या बनाएंगे, ये इसमें से कोई 2 जो है, इसमें से कोई 2 मिलके 2n बनाएगा, इसमें से कोई 2 सेल मिलके 2n बना देंगे। मतलब कि ये n और ये n, यानी कि 23 और 23, ये दोनों में से कोई एक मिलकर एक नया सेल बनाएंगे, जो कि हमारा 2n का होगा, नंबर 46 क्रोमोसोम्स का होगा, ठीक ना। ये दोनों मिलकर ये बनाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग का सेल यूनिट पूरा खत्म होता है। इसमें क्वेश्चन बनते हैं
म्योसिस सेल डिवीजन किसे बोलते हैं, म्योसिस सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस क्या है, म्योसिस सेल डिवीजन जो है इसको हम लोग रिडक्शन सेल डिवीजन क्यों बोलते हैं, और म्योसिस म्योसिस कहाँ होता है, किस सेल में होता है। तो ये सब क्वेश्चंस है जिसको आपको याद करने होंगे। मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊंगा इसको आगे भी। और म्योसिस सेल डिवीजन में डिफरेंस क्या होता है, म्योसिस और माइटोसिस सेल डिवीजन का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना, प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे चैप्टर पूरा करने के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।